नमस्कार। प्रशिक्षण से प्रगति के इस सत्र में आप सभी सरपंच बहनों भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और विश्व के सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को संभव बनाने वाले कानून मनरेगा के बारे में। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ठीक है, चलिए वापस अपने विषय मनरेगा पर हम लौटते हैं। हालांकि सितंबर 2005 में इसकी शुरुआत नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से हुई, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा कहा जाने लगा, क्योंकि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी के विचारों का ही मूर्त रूप है। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है, मतलब सरकार इसके माध्यम से क्या हासिल करना चाहती है। मनरेगा का सबसे पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले और रोजगार पाने के इच्छुक प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिन का काम देने की गारंटी, और यह कार्य अकुशल श्रमिकों से संबंधित होना चाहिए। यहां ध्यान रखने की बात यह है कि रोजगार गारंटी की इकाई परिवार है, यानी यदि एक परिवार में 2 वयस्क रोजगार पाने के इच्छुक हैं तो उन दोनों को मिलाकर 100 दिन के रोजगार की गारंटी मनरेगा देता है। दूसरे, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की आजीविका के स्रोतों का दायरा बढ़ाना, और मनरेगा का तीसरा उद्देश्य है इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाना। हरियाणा मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लक्ष्य को पाने के लिए मनरेगा में ठेकेदारों से काम करवाने और मशीनों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। मनरेगा को लागू करने में सबसे बड़ी भूमिका ग्राम पंचायतों की ही तो होती है। आइए चलिए अब यह जानते हैं कि मनरेगा के तहत प्रमुख भागीदार और पदाधिकारी कौन कौन से हैं और इस योजना को लागू करने में उनकी क्या भूमिकाएं हैं। मनरेगा का सबसे प्रमुख स्टेक होल्डर या साझेदार है रोजगार हासिल करने के इच्छुक परिवार या वेज सीकर। इसलिए उनको कई सारे अधिकार दिए गए हैं और इनमें प्रमुख हैं जॉब कार्ड का अधिकार, काम के लिए आवेदन व आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम प्राप्त करने का अधिकार, ऐसा न होने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान, ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाने का अधिकार, कार्यस्थल निवास स्थान से 5 किलोमीटर दायरे से अधिक होने पर मजदूरी का 10% यात्रा भत्ते का प्रावधान, कार्यस्थल पर सुविधाओं का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार यानी सोशल ऑडिट का अधिकार, शिकायतों का समयबद्ध निवारण का अधिकार, अधिसूचित मजदूरी दर पाने का अधिकार व कार्य पूरा होने पर 15 दिन के भीतर मजदूरी के भुगतान का अधिकार। आइए अब मनरेगा से विभिन्न स्तरों पर जुड़े पदाधिकारियों के बारे में संक्षेप में जानते हैं, और साथ ही हम ग्राम पंचायत और उससे जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत मनरेगा को लागू करने का सबसे अहम घटक है, इसलिए उसकी जिम्मेदारियां भी व्यापक हैं और इसमें प्रमुख हैं परिवारों के नामांकन के लिए आवेदन लेना और उसका सत्यापन करना, परिवारों का सत्यापन करके उनको जॉब कार्ड जारी करना जो कि 5 वर्ष के लिए मान्य होगा, काम के लिए आवेदन प्राप्त करना और आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध करवाना, मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों की पहचान करना और योजना बनाकर ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उन कार्यों की प्राथमिकता को तय करना, कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबंध करना और सारे रिकॉर्ड का रख रखाव करना। 7 रजिस्टरों का रख रखाव, जॉब कार्ड रजिस्टर, ग्राम सभा रजिस्टर, कार्य की मांग भुगतान, हाजिरी रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, अकाउंट को मेंटेन करने के साथ वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, योजना बनाने और सोशल ऑडिट के लिए ग्राम सभा आयोजित करवाना, महीने के पहले सप्ताह में रोजगार दिवस मनाना,
मनरेगा से जुड़ी सूचनाओं और संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करना, जैसे दीवारों पर मनरेगा से जुड़ी चित्रकारी और संदेश लिखवाना। मनरेगा के तहत इतनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निश्चित तौर पर कुछ पेशेवर लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक और मेट की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के कार्यों को पूरा करने में ग्राम पंचायत की मदद करता है। इसके अंतर्गत जॉब कार्ड, कार्य का आवंटन, मस्टर रोल और मजदूरों की उपस्थिति मेंटेन करना, कार्यस्थल पर सुविधाएं सुनिश्चित करना जैसे पेयजल, फर्स्ट एड बॉक्स आदि, सभी संबंधित रजिस्टरों का रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाना। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि जीआरएस की नियुक्ति केवल मनरेगा के लिए ही की जाएगी और उसे अन्य कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक कार्यस्थल के लिए ग्राम पंचायत में एक मेट की नियुक्ति करनी होती है और प्रत्येक 20 से 40 श्रमिकों पर एक मेट होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारियों में प्रमुख रूप से शामिल हैं कार्यस्थलों का पर्यवेक्षण या सुपरविजन करना, मस्टर रोल में दैनिक हाजिरी दर्ज करना, प्रतिदिन काम बांटना और काम को मापना, श्रमिकों की प्रत्येक स्तर पर मदद करना जैसे जॉब कार्ड बनवाना और कार्य की मांग को ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना। आइए अब ग्राम सभा से ऊपर के स्तर पर मनरेगा से जुड़े पदाधिकारियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर पीओ या प्रोग्राम ऑफिसर, जो कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी होता है, जो ब्लॉक स्तर पर मनरेगा से जुड़े सभी कामों का समन्वय करता है, और सहयोगी स्टाफ के रूप में एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, एबीपीओ, अकाउंट सहायक, जूनियर इंजीनियर और पंचायती राज के एसडीओ रहते हैं। जिला स्तर पर मनरेगा को लागू करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होता है। वहीं राज्य स्तर पर विकास एवं पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद होती है और निदेशक ग्रामीण विकास स्तर का राज्य मनरेगा आयुक्त होता है। इसी तरह केंद्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद होती है। तो अब आप सभी मनरेगा से जुड़े साझेदारों और पदाधिकारियों के बारे में जान चुके हैं, साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों या पदाधिकारियों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी समझ चुके हैं। चलिए अब अगले सबसे अहम पड़ाव की तरफ चलते हैं। रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से कार्य की योजना बनाई जाती है यह समझते हैं। मनरेगा के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम एक तय प्रक्रिया के अनुरूप ही आवंटित किए जाते हैं। कार्यक्रम की रणनीति कुछ इस तरह से होती है। ग्राम सभा किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना को संस्तुति देती है और ग्राम पंचायत द्वारा उसको कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर पीओ या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जांच करने का कार्य पूरा किया जाता है। अब पीओ ब्लॉक स्तर की योजनाओं को डीपीसी या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो कि पंचायत समिति या ब्लॉक स्तरीय प्रस्तावों की जांच करके जिला परिषद के समक्ष उसे प्रस्तुत करता है, जो इसको पारित करके राज्य स्तर पर प्रेषित करती है। आगे चलकर इसी के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लेबर बजट पारित किया जाता है। ग्राम सभा से जिला स्तर की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर माह के अंत तक पूरी हो जानी चाहिए। एक बार ग्राम सभा द्वारा तय किए गए कार्यों को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो पूरे कार्य के एस्टीमेट या अनुमानित लागत का आकलन जूनियर इंजीनियर द्वारा किया जाता है। इस एस्टीमेट को तकनीकी स्वीकृति एसडीओ या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देता है। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद कार्य योजना को लागू करने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति डीपीसी द्वारा दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के पश्चात ही ग्राम पंचायत को वो कार्य आवंटित कर दिया जाता है। उम्मीद है कि मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत द्वारा कार्य करवाने की पूरी प्रक्रिया आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी।
हां, यहां पर यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मनरेगा के तहत किस तरह के काम करवाए जा सकते हैं। क्या इसके लिए भी सरकार द्वारा कुछ निर्धारित किया गया है? तो इसका जवाब हां में दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत करवाए जा सकने वाले 266 कार्यों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है, जारी की गई है और इन कामों को अलग अलग वर्ग या कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है। कैटेगरी ए के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े सार्वजनिक कार्य, जैसे जल संरक्षण से जुड़े कार्य जिसमें मिट्टी के बांध, चेक डैम आदि आते हैं, जो कि भूजल को रिचार्ज करने से जुड़े हुए काम हैं। कैटेगरी बी के तहत समाज के कमजोर वर्ग के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे सिंचाई सुविधा, वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, मवेशियों के शेल्टरों का निर्माण, बायो फर्टिलाइजर वगैरह। कैटेगरी सी के अंतर्गत गांव के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जैसे जैविक खाद्य से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन, कृषि उत्पादों के लिए पक्के भंडार गृहों का निर्माण आदि। कैटेगरी डी में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अन्न भंडारों का निर्माण। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कामों की जानकारी तो आपको मिल गई, लेकिन इन कामों की योजना इस तरह बनानी होती है कि इसमें मजदूरी पर आने वाले खर्च और सामग्री की लागत के बीच 60 और 40 का अनुपात होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब मजदूरी सीधे आधार लिंक अकाउंट में ही जाती है। इससे किसी तरह के झूठे मस्टर रोल तैयार करने जैसे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल डाल दी गई है। इसी तरह और दूसरी प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन कर दिया गया है और इसके लिए सरकार ने कई सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं। इस सत्र के अगले भाग में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। मनरेगा के कार्यान्वयन में हर स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए मंत्रालय द्वारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत विभिन्न ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं और इनको लगातार नई मांगों के अनुरूप अपडेट किया जाता रहता है। नरेगा सॉफ्ट इस तरह का पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे मनरेगा के तहत पूरे कार्य प्रवाह को ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाया गया है। MIS के अंतर्गत पारदर्शिता को एक कदम आगे ले जाते हुए मनरेगा के तहत किए जाने वाले कामों की जियो टैगिंग शुरू की गई है। GOMG नरेगा के दूसरे चरण के तहत अब मनरेगा के तहत किए गए प्रत्येक कार्य और प्रत्येक निर्मित परिसंपत्ति के तीनों चरण की 2-2 फोटो जियो टैग करके अपलोड की जाएगी। पहला चरण कार्य शुरू होने से पहले लोकेशन, दूसरा चरण कार्य के दौरान, तीसरा चरण कार्य पूरा होने के उपरांत। इसके माध्यम से पूरे भारत में मनरेगा के तहत चल रहे किसी भी कार्य की किसी भी समय स्थिति जानी जा सकती है। MIS के तहत मंत्रालय की 5वीं पहल है जन मनरेगा, एक नागरिक केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन या ऐप। इसको 19 जून 2017 को लॉन्च किया गया है। इस एंड्रॉइड आधारित ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और यह कई भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी आदि। आम नागरिक इसको डाउनलोड करके इसमें मनरेगा के तहत तैयार किए गए एसेट्स के बारे में अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव दर्ज कर सकते हैं। मनरेगा में राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी NMMS ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर लाभार्थियों की वास्तविक समय की उपस्थिति का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इससे पारदर्शिता में काफी सुधार आया है।